हमारे आयुर्वेद में हमेशा कहा जाता है, और ये हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी है कि लेग्स क्रॉस करके, यानी कि चौंकड़ी मार के बैठना चाहिए। स्पेशली अगर आप खाना खा रहे हो तो आप ज़मीन पे चौंकड़ी लगाकर खाना खाएं। बहुत अच्छा होता है वो, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स माने जाते हैं इसके। एज इंडिया वन ऑफ द टॉप फिजियोथेरेपिस्ट, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल गलत नहीं है ये, और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट आपके जो सारी जॉइंट की रेंजेस हैं वो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम में जा रही हैं। जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया आज, हमारा नी फुल फ्लेक्स्ड है, पूरा नी बेंड होके आ रहा है। हमारा हिप भी पूरी मोबिलिटी में, एक्सटर्नल रोटेटेड मोबिलिटी में जा रहा है। एंकल भी हमारा एक पर्टिकुलर मूवमेंट में आके सेटल हो रहा है। हमारा बैक पूरी की पूरी, जब हम नीचे बैठे हुए हैं तो पूरी बैक फ्लेक्स्ड है, हम उसमें सीधे नहीं बैठे हुए, हम बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, और इनफैक्ट बैक को पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। हाँ, सपोर्ट मिल रहा है ग्लूट से, हिप से। तो वो सारे जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन अच्छे से खुली हुई है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो भी रेगुलर अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ एक जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप अचीव कर लेते हो, और जब आप नहीं, पहली बात तो जब आप नहीं कर पाते तो आपको इरिटेशन होता है, आप बार बार अपने मूवमेंट चेंज करते हैं। कभी आप अपने पैर को इस साइड शिफ्ट करते हैं, एक पैर को ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरे पैर को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं, इंटरनल रोटेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब आपको वो एक्सटर्नल रोटेशन प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर वो हिप का एक्सटर्नल रोटेशन, यानी हिप का ऐसे साइड में बैठना चौकड़ी मार के प्रॉब्लम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एड्रेस करने वाली चीज है। अगर आप नीचे, हाँ, कुछ लोग ज्यादा देर तक चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते। क्या रीजन है इसका? हिप का एक्सटर्नल रोटेशन रेंज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ओके। तो अगर वो रेंज रिस्ट्रिक्टेड है, अगर हमारा वो मैक्सिमम रेंज आ ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब हमें पता करना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ पा रहा। हमारी कई मसल्स टाइट होती हैं, उसकी वजह से हमारे वो रेंज को रोकती हैं। ओके। हाँ, तो वो चीज़ों पे काम करना, उसकी अच्छे से एक्सरसाइजेस करना, मोबिलिटी प्रोग्राम को फॉलो करना, उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। डॉक्टर, अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर तक अगर क्रॉस लेग बैठें या फिर बहुत देर तक, इनफैक्ट सबके साथ ऐसा होता है, एक ही पोजीशन में बैठें तो पैर सो जाता है। हाँ बिल्कुल, हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। आई डोंट नो टेक्निकल लैंग्वेज क्या है इसकी। तो वो पैर क्यों सोता है और उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है? राइम कर रहा है। हाँ, ये तो प्रॉपर राइम बेटा। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स के नीचे से हमारी नर्व पास हो रही है, एट द एंड वो आप ब्रेन से रही है, स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमारी पूरी स्पाइनल कॉलम, वहाँ से जाके फिर वो हमारे प्लेक्सिस होते हैं, वो वहाँ से नर्व्स निकलती हैं, जैसे यहाँ से हमारे आर्म्स में जाती हैं, फिर लेग्स में नर्व्स जाती हैं। तो नर्व्स जा मसल के नीचे से रही हैं। हाँ। अगर हम कई देर तक, काफ़ी देर तक उस मसल को बहुत देर तक कंप्रेस करके रखेंगे, उस पर बैठ के बहुत देर तक रखेंगे, तो समहाउ आपको एक नंबनेस फील होगी, सुनपन, सो जाना वो फील होता है। फिर आप अपना वो मूवमेंट चेंज करते हैं, मूवमेंट चेंज करके या खड़े होकर थोड़ा पैर को झटकाते हैं, राइट। तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ आ रही, इसका मतलब वहाँ पर फिर अब वो ब्लड फ्लो आ गया। हाँ, उस पे। ओके। तो वो कहीं ना कहीं जब कंप्रेस होती है नर्व, ओके, तब वो आपको एक नंबनेस की फीलिंग देती है। अच्छा, सो इट्स जस्ट ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन। हाँ, और वो नर्व कंप्रेस हो गई मसल की वजह से। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर पोजीशन पे ऐसा फील हो जाए। आप अगर साइड करवट लेटे हुए हैं तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि साइड में आपको कोई एकदम से सुन्न हो गया। जनरली आपको या तो बैठे हुए या फिर आप पैर को ऐसे करके बैठे हैं तो थोड़ी देर बाद लगा ये एकदम से सुन्न हो गया। स्पेशली क्रॉस लेग पोजीशन में ये ज्यादा होता है, क्योंकि शायद और नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं। एक हमारी पाइरिफॉर्मिस मसल है, उसके नीचे से हमारी जो नर्व्स जा रही हैं, साइटिका और ये सब, सियाटिका की कंडीशंस होती हैं कई पेशेंट्स को, सियाटिक प्रॉब्लम हो जाती है, सियाटिक नर्व कंप्रेशन आ जाता है, पेन आ रहा है पूरे पैर के अंदर, तो वो रीजन होता है। वो मसल के नीचे से जो नर्व्स आ रही हैं वहाँ पर कंप्रेशन होती है, आपको एक नमनेस और ये सब की फीलिंग आती है। और अगर वो कंप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है, इंजरी प्रोन में जाता है, आप पेन को मास्क कर रहे हो, पेन को नहीं बता रहे किसी को, थोड़ा सा सह रहे हो, कोई बात नहीं, मूवमेंट चेंज कर लिया, धीरे धीरे करके वो ऐसी इंजरी में कन्वर्ट होता है या फिर वो ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अलग अलग टर्म्स में, जैसे सियाटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज हो गया। तो वो सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जब हम पेन को छुपाते 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 आए हैं। फिर वो उस एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अब वो अच्छे से कंप्रेस हो चुकी नर्व, अब उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, या तो आपको, या आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कर रहे हैं, या आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, डिपेंड करेगा आप किसके पास जा रहे हैं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा, आइडियली वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे,
राइट। और एक सजेस्ट कर सकते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, आप एक्सरसाइजेस चालू करिए। एक न्यूरोसर्जन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है तो बोलेंगे कि आप डिसेक्टोमी कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इतना नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो हम इसको डिस्क को थोड़ा सा एक पार्ट को हटा देंगे। फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिवली सोचेंगे कि हम रिहैब से, एक्सरसाइजेस से, कुछ हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उससे कैसे इस चीज़ को सही कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट करना किसी को कि नहीं आप वहाँ पर गए वो गलत है, आपको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, तो हर एक नज़रिए की बात है कि जो पेशेंट जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा है, जहाँ उसका फेथ बन गया है, वहाँ से उसको वो चीज़ रिजल्ट मिलेगी। What is the difference between a physio, a chiro and an ortho? ओके, ऑर्थोपेडिक सर्जन वाली आप बोल रहे हैं ना, Yes. ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। Okay. मतलब ये तो बहुत आपने भयंकर सवाल पूछ लिया। अच्छा। तो आई बिलीव कि फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, फिजियो सिलेबस में कायरो कहीं भी नहीं है, Okay. कहीं पर भी नहीं है, Okay. नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ये चीज़ें जो भी है सब लोग अपने अपने, जैसे कोई वर्कशॉप लेके चीज़ें सीख रहे हैं, कोई बाहर जाके डिप्लोमा डिग्री या जो भी कर रहे हैं, वो दैट्स फॉर देयर बेनिफिट एंड एवरीथिंग। बट एक फिजियो के पर्सपेक्टिव से सिर्फ उस चीज़ को प्रमोट करना कि वो कायरो से ही सही होगा, या आपका नेक पेन कुछ जॉइंट क्रैकिंग से ही सही हो जा रहा है, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं है। Okay. एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हम जिनसे कंसल्ट हम भी करते हैं, कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सर इसमें ये कंडीशन है, इतना लिगामेंट टेयर है, क्या हम इसको ग्रेड 2 है, क्या हम इसको अभी कंजर्वेटिवली रिहैब मैनेजमेंट करें और फिर उसके बाद 3 मंथ्स बाद चेक करें वापस से। तो इवन अगर उनके पास भी कोई आ रहा है तो वो भी यही सजेस्ट कर देते हैं कि आप रिहैब करके देखिए, अगर इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है देन ओके, अदरवाइज वी विल प्लान फॉर सर्जरी। Okay. तो हर एक का अपना अपना रोल है। कायरो का भी अपना रोल है। कायरोप्रैक्टर्स जो हैं, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, वो लोग अपने लेवल पे जो भी उन्होंने सीखा है वो चीज़ कर रहे हैं।